हेलो गाइस, तो स्वागत है आपके अपने चैनल है नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ने अंकित सर ने जो कि होम गार्ड के लिए स्टडी मतलब जी के जी एस का 100 प्रश्न करवाते हैं, उसका मैं रिवीजन करवाता हूँ। 30 से 40 मिनट तक क्लास होती है मेरी। और मैं सोचता हूँ कि जितना से जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फास्ट को इसको रिवाइज करवा दूँ, रिवीजन करवा दूँ। तो आइए उस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग मेरी 10 से 12 12वीं क्लास, 11 12वीं क्लास आज है। ठीक है, तो आइए इस क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, फर्स्ट प्रश्न क्या करा है हमारा कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है आज़ादी के समय से। आज़ादी के समय से किस राज्य में हमारा समान नागरिक संहिता देखिए गाइज, जो भी आप मतलब एक बात बता देते हैं आप लोग को। जो भी मोस्ट प्रश्न, जो भी जितने भी हम 100 प्रश्न कराते हैं, सब भी ज़्यादा से ज़्यादा फंसने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक सर करवा रहे हैं। सर बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं। बस उसी को मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, उसी को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है ना। सर की 2 घंटा क्लास होती है, हम इसको 40 से 45 मिनट में कर देते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग 2x पे स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 20 से 25 मिनट में आप इस क्लास को पूरे तरह से रिवाइज कर लेंगे 100 प्रश्न। ठीक है, मेरा यही मोटो है। ठीक है, तो एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है आज़ादी के समय से? तो गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। कहाँ पे? गोवा पे लागू है। तो गोवा में हमारा क्या लागू है? समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल समान नागरिक संहिता किसके आर्टिकल 44 में आता है, किसमें? आर्टिकल 44 में आता है। ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्या प्रश्न है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तब मीनाक्षी मंदिर हमारी कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर हमारी कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है हमारी क्या है? मीनाक्षी मंदिर। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन से? भारत रत्न है। कौन है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। पर 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालचारी को, सी वी रमन को। प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली ना प्रथम महिला थी। ठीक है ना। तो 1954 में प्राप्त किया गया। 1954 में देना शुरू किया गया था। 3 लोग को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी सी राजगोपालचारी, सी वी रमन को ना। ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया कि गोल्डन थ्रेशोल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक नामक कविता संरचना की संरचना कौन है? हमारा सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू है। भारत की कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू है। तो भारत की कोकिला, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है गाइज, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल में 1984 में स्थापना की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। कौन की थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1984 की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1984 की स्थापना किसने की थी ना? सर विलियम जोन्स ने की थी ना। सर विलियम जोन्स ने, कलकत्ता में 1784 में फोर्ट विलियम के द्वारा, सर विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था ना। फिर कहा है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सबसे शुष्क स्थान, विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। कहाँ है? चिली में। बड़ा गर्म मतलब कि गर्म है कौन? सहारा, मतलब गर्म मरुस्थल कौन है? सहारा अफ्रीका का। सहारा मरुस्थल क्या? हमारा गर्म मरुस्थल है। एंडीज पर्वत मतलब साउथ अमेरिका में है आटाकामा मरुस्थल। एंडीज पर्वत भी स्थित है, अमेजन नदी भी इसी तरफ मतलब जाती है। फिर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कन्या सुमंगलम योजना के तहत, गाइस देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी राशि 6 चरण में प्रदान की जाती है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी राशि 6 चरण में प्रदान की जाती है? तो 25,000। कितनी? 25,000। कितनी राशि? 25,000 प्रदान की जाती है। फिर देखो, सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ड्रीम। सपने के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ड्रीम। शायद मतलब कि सपनों की बात आई तो और इस पे एक हमें चीज़ याद आ गई कि सपने वो नहीं है जिसको हम सोते समय देखते हैं। सपने वो नहीं है जिसको हम सोते समय देखते हैं। सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो सपने हमारे वो है जो हमें सोने नहीं दे। सपने वो नहीं है जिसको हम सोते समय देखते हैं ना। तो सपने को अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ओरिनोलॉजी कहते हैं। ओ नीरोलॉजी कहते हैं ना। तो सपनों को अध्ययन को क्या कहते हैं? ओरिनोलॉजी।
ना ओनिरोलॉजी ना। अभी तो कोई सोया है, सपना देख रहा है, तो उसमें कह रहा है कि लाजी लाजी, कोई कोई कॉफ़ी की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, तो लाजी लाजी, तो ओरिनोलॉजी, सोते समय ओरिनोलॉजी, तो सपने के अध्ययन को ओरिनोलॉजी कहते हैं। फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों को अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं ना। फिर उसके बाद जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना क्या आता है? एथोलॉजी कहलाता है। क्या? इथोलॉजी कहलाता है। तो जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना क्या? इथोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। ओरिनोलॉजी कहलाता है हमारा सपनों का अध्ययन। ठीक है। ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय क्या? विक्रम सेठ की है ना। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। कौन है? सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा विक्रम सेठ है। ठीक है। फ्रॉम हेयर लेक द गोल्डन गेट। फिर क्या है? विश्व प्रसिद्ध ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ताबो मठ कहाँ पे है? ताबो मठ हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ना। विश्व प्रसिद्ध ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो थेक्से मठ, हेमिस मठ, ये सब कहाँ है? लद्दाख में है। और उसके बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश में कौन है? हमारा ताबो मठ है ना। सिक्किम में कौन है? रुमटेक मठ है ना। और अरुणाचल प्रदेश में कौन है? तवांग मठ। तवांग मठ हमारा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है ना। तो अंतर न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसमें कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं ना। किंद्र 15 न्यायाधीश। इसकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। 15 क्या होते हैं इसमें? कुल न्यायाधीश होते हैं 9 वर्ष के लिए। ठीक है। फिर क्या कहा है कि प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है हमारा? तो किस राज्य में मनाया जाता है हार्नबिल त्योहार? हमारा नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है गाइज। त्योहारों को त्योहार इसी को कहते हैं ना। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। हार्नबिल फेस्टिवल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक चलता है। त्योहारों को त्योहार इसी को कहते हैं। नागालैंड का है सेंक्रेन आओजुलिया है। ठीक है। फिर क्या कहा है? फ्यूज तार, जो फ्यूज वायर होता है किस मिश्र धातु से बना होता है? तो फ्यूज तार हमारा किस मिश्र धातु से बना होता है? तो फ्यूज तार हमारा टीन और सीसा से। किससे बना होता है? फ्यूज तार हमारा टीन और सीसा से बना होता है ना। गलनांक कम होता है मिश्र धातु टीन प्लस सीसा। इतना टीन हमारा 63% होता है, सीसा 37% होता है। फिर कहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? तो ग्रेट बैरियर रीफ हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या? प्रवाल भित्ति भी इसी को कहते हैं। प्रशांत महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ना। तो ग्रेट बैरियर रीफ को ही हम क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। प्रशांत महासागर में। तो उसके बाद क्या है ना कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहाँ है? हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है गाइस, तो हमें याद रखना है। साइलेंट पीक, जिसको साइलेंट मतलब कि शांत घाटी बोलते हैं। साइलेंट पीक नहीं गाइस, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं शांत घाटी, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? केरल राज्य में। कहाँ? केरल के पेरियार में। कहाँ है? केरल के पेरियार में। फिर देखिए कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है ना। देखिए भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का वो होता है ना जो चीज़ जिसमें बने फिर वापस उसी में बने। कोई चीज़ यक्स से वाई बन रही है ना, तो वाई से वो फिर यक्स में बने। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है कि जो क्या होता है ना कि भौतिक परिवर्तन जो चीज़ फिर उसी तरह बने। जैसे कि देखो पानी का जमना, पानी अगर जम जाएगा तो फिर वापस क्या पानी बन जाएगा। ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है। फिर क्या? चीनी का पानी में घुलना। अब देखो चीनी का पानी में घुल गया तो फिर पानी का चीनी में घुलना हो जाएगा। फिर मोम का पिघलना, देखो मोम पिघल गई है, अब फिर पिघली हुई मोम से फिर मोम बन जाएगी। लेकिन दूध से दही बनना, देखो दूध से दही बन गई। ठीक है। दूध से तो दही बन गई। ठीक है गाइस। लेकिन दही से दूध बना लेंगे? आप नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाए। लोहे पे जंग लगना, अभी मोमबत्ती का पिघलना है ना, तो हमारा क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का जलना बोलेगा ना तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो दूध से दही बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना।
फिर क्या करा नेक्स्ट बोला, प्रधानमंत्री द्वारा योजना PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किशोर श्रेणी में ऋण की सीमा क्या होती है? तो किशोर श्रेणी में ऋण की सीमा की क्या होती है? 50,000 से लेके 5 लाख तक। क्या होती है? 50,000 से लेके 5 लाख तक होती है ना। मुद्रा 2015 में 3 प्रकार की होती है। शिशु को 50,000, किशोर को 50,000 से 5 लाख, तरुण को 5 लाख से 10 लाख। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को क्या करता है? 10 डिग्री चैनल हमारा क्या करता है कि अलग करता है अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल ना। तो यहाँ पे सब पूछेगा कि सबसे दूर दक्षिणी बिंदु सबसे दूरस्थ बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पार्सन की खाड़ी कहते हैं, वो होता है। तो यहाँ पे 10 डिग्री अंडमान निकोबार के बीच होगा। फिर दक्कन होता है, दक्कन दक्षिण और लघु अंडमान होता है दक्कन में ना। फिर क्या, पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस में क्या होता है? तो पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होता है? तो क्या होता है? मतलब क्लोरोपिक्रीन होता है। क्लोरोपिक्रीन होता है। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है। तो आंखों में जलन मतलब क्या होती है? तो हमारा तो क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है। फिर देखो, करेला मिट्टी जो कि केसर के लिए प्रसिद्ध होती है, कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर पाई जाती है। देखो, क से करेला, क से केसर। अभी मैं वो 7 फिर वाली सीरीज पढ़ा रहा था ना, तो उसमें ये प्रश्न ये बनता है, इसको भी मैं बताया हूँ। तो क से करेला, क से केसर कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर पाई जाती है। ठीक है। तो हिमनद द्वारा निर्माण केसर जम्मू कश्मीर होता है ना। देखिए विमुद्रीकरण जिसको बोलते हैं डेमोनेटाइजेशन के समय RBI के गवर्नर उर्जित पटेल थे। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो देखो, जब हमारा विमुद्रीकरण हुआ था ना, तो उस समय RBI के गवर्नर हमारा कौन थे? उर्जित पटेल थे। लेकिन अरुण जेटली जो थे ना, RBI के गवर्नर थे। तो 8 नवंबर 2016 को हमारा क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था PM मोदी के समय में। अगर 8 नवंबर नहीं याद है तो ऐसे करो, 2016 में तो कन्फर्म हुआ था। मोदी जी 2014 से, तो 2016 में तो कन्फर्म हुआ था। तो 2016 में हुआ था, 16 का आधा 8, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था। जो PM मोदी थे उस समय, RBI गवर्नर उर्जित पटेल थे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पूछा है वित्त मंत्री, तो हमारा अरुण जेटली थे। 500 और 1,000 की नोट क्या हुआ था? बंद कर दिया गया था। फिर कहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में ना। और उसके बाद देखो, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे ना। मंदिरों का नगर किसको कहते हैं? वाराणसी को कहते हैं। गंगा नदी या काशी विश्वनाथ अहिल्याबाई होलकर को कहते हैं। ठीक है ना, काशी विश्वनाथ की मंदिर। फिर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो आलमगीरपुर किस नदी किनारे है हमारा? तो आलमगीरपुर हमारा कहाँ पे है? हिंडन नदी किनारे है। तो कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी किनारे उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो आलमगीरपुर हमारा मेरठ जिला में, कपास साक्ष्य हिंडन नदी किनारे। यमुना की सहायक नदी कौन है? आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। फिर कहा है कि भारतीय दंड संहिता IPC 1960 में किसने तैयार की गई थी? तो भारतीय दंड संहिता जो IPC है वो 1860 में, सॉरी गाइस 1960 बोल दिए, 1860 में किसने तैयार की थी? तो 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा IPC तैयार की गई थी 1860 में, लॉर्ड मैकाले द्वारा। ठीक है। फर्स्ट वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, पारित हुआ था 1860 में, लेकिन लागू किया गया था 1862 में। ठीक है ना। फर्स्ट वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगा कि साइबर आतंकवाद जिसको साइबर टेररिज्म बोलते हैं, साइबर टेररिज्म के लिए IT एक्ट 2000 किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो साइबर आतंकवाद के लिए IT एक्ट 2000 में किस धारा के दंड का प्रावधान है? तो हमारा धारा 66F में। किसमें है? सेक्शन 66F में। ठीक है ना। IT एक्ट 2000 साइबर आतंकवाद से संबंधित है। ठीक है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1950 में। कब पारित किया गया था? 1950 में। कब पारित किया गया था? 1950 में। लागू कब किया गया था? 1952 में। ठीक है, 1952 में।
फिर देखिए क्या है, रेपो रेट दर क्या होता है। देखो रेपो रेट दर वो होता है ना जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को क्या करता है, उधार देता है। और वाणिज्य बैंक जब आरबीआई को उधार देगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो गाइस जिसको आप लोग याद रखें, रेपो रेट क्या होता है ना कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, तो हमारा क्या होता है, रेपो रेट कहलाता है। ठीक है ना। वाणिज्य बैंक आरबीआई को पैसा उधार देंगे तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा ना। फिर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद प्रयागराज का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था, तो लियाकत खान। कौन थे, लियाकत अली थे। कौन थे, लियाकत अली थे। लखनऊ में बेगम अजरत अजरत हजरत महल, बेगम हजरत महल थे ना। तो इलाहाबाद में कौन थे, लियाकत अली थे। ठीक है ना। कानपुर में तत्या टोपे थे। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जिसे कि गोल्डन गोल्डेस्ट कैनल कहते हैं, कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है। कौन है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है, पूर्वी यमुना नहर है। कौन है, पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी ना यमुना नदी किनारे। यूपी की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। तो यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन है, शारदा नहर है। यूपी की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कराएगा। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, किसमें, उन्नाव में। तो हमारा उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार है, कहाँ पे, उन्नाव में है ना। प्रथम पश्चिम बिहार है कहाँ पे, नवाबगंज पश्चिम बिहार हमारा क्या, प्रथम पश्चिम बिहार है ना। कहाँ पे, उन्नाव में। अब इसका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। नेक्स्ट गाइज कह रहा है प्रसिद्ध बटेश्वर मेला पशु मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, तो बटेश्वर मेला हमारा कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। कंस मेला हमारा कहाँ लगता है, मथुरा में लगता है। नौचंडी मेला हमारा कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। नटकया मेला हमारा वाराणसी में लगता है। सुलह कुल मेला, सुलह कुल उत्सव हमारा कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। तो गाइज हम यूपी जीके भी कंप्लीट कराएंगे, ऐसी कोई बात ना है। हम यूपी पुलिस एग्जाम से पहले आपको यूपी जीके, स्टैटिक, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पूरे जितने भी करंट अफेयर सब कुछ हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें इस बार अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बटेश्वर मेला हमारा आगरा में हो जाएगा। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल देखिए पहले बताए हुए हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू है। ठीक है ना। फिर ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से, देखो गिरिजा देवी ठुमरी गायिका से संबंधित है ना, बनास घराने से। क्या है ना, ठुमरी की रानी भी इसको बोलते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि ठुमरी की रानी किनको बोलते हैं, तो ठुमरी की रानी हम किनको बोलते हैं, तो ठुमरी की रानी हम बोलते हैं गिरजा गिरजा मत देवी को। तो गिरजा देवी हमारे ठुमरी गायिका से संबंधित है, कहाँ, बनारस घराने से संबंधित है ना। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है। कभी वो घराना वराना भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, वो सब आएगा स्टैटिक यूपी जीके में सब कुछ है। ठीक है ना गाइज। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट चेंज की संख्या कितनी होती है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है। फिर देखो दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व किस जिले में स्थित होता है, तो दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व हमारा लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। यह क्या नेशनल पार्क भी है, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में क्या नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना, दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व मतलब कि रिजर्व। ठीक है। क्या है फिर कि मनी लैंडिंग की जांच भारत में कौन सी एजेंसी करती है, तो मनी लैंडिंग की बात आ गई ना। देखो पहले पहले देखो प्रश्न, पहले देखो फिर ऑप्शन देखो, फिर उसमें बाद सोचो। मतलब थोड़ा तो सोचो कि क्या कराया, क्या ऑप्शन दिया है। देखो बात किया है मनी लैंडिंग की बात किया है ना गाइज, मनी लैंडिंग की, मनी मतलब पैसे की बात किया है। तो वहाँ पे देखो सीबीआई क्या करेगी, एनआई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती तो वो क्या करेगी, या आईबी क्या होती है, इंटेलिजेंट ब्यूरो, तो वो सब क्या होता है, ईडी होता है, प्रवर्तक निर्देशालक होता है जिसको ईडी बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है। तो ये हमारा ईडी होता है। ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ठीक है गाइज। तो इस तरह हमें क्या करना है, काले धन को लिए। फिर क्या
पुलिस, उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय जहाँ जीडीपी बैठते हैं तो उसे क्या कहते हैं? देखो पुलिस का मुख्यालय पहले तो लखनऊ में है। कहाँ पे? सिग्नेचर बिल्डिंग में। कहाँ है? लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में है पुलिस का मुख्यालय। कहाँ है? लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में, जहाँ जीडीपी बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं ना। तो पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है ना, डीआईजी होता है, डीआईजी होता है, डीआईजी ना। तो हमारा डीजीपी बैठते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिग्नेचर बिल्डिंग। कहाँ है? सर्वोच्च अधिकारी कहाँ? लखनऊ में मुख्यालय में बैठते हैं। तो कौन होता है? डीजीपी। उसके बाद सिग्नेचर बिल्डिंग में, ठीक है ना। फिर कहा है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए ट्रिपल सी का क्या अर्थ होता है? ट्रिपल सी, साइबर अपराध को रोकने के लिए ट्रिपल सी का क्या अर्थ होता है? साइबर क्राइम सेल। क्या होता है गाइस? साइबर अपराध को रोकने के लिए ट्रिपल सी का क्या अर्थ होता है? साइबर क्राइम सेल। क्या होता है? साइबर क्राइम सेल, साइबर क्राइम सेल, साइबर क्राइम सेल, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है ना, ठीक है। विटामिन ए से क्या होती है? रतौंधी होती है। विटामिन बी 1 से क्या होती है? बेरी बेरी होती है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। मधुमेह रोग। फिर कहा चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। नो, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मतलब कि वो तो हमारे चेचक की टीके की खोज, स्मॉल पॉक्स चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी 1700 मतलब कि 96 में। कब? 1796 में की थी। फिर लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन? देखो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अब भाई लोहे पर जंग लग गया तो जंग पे फिर लोहे फिर कैसे लगेगा? फिर जंग पे लोहा तो वो कैसे होगा? नहीं ना होगा। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। फिर 500 रुपये के नए नोट का रंग कैसा होता है? तो देखो स्टोन ग्रे होता है। 500 रुपये का जो नया नोट होता है नया, उस पर किसका मतलब कि कैसा रंग होता है? तो ग्रे, ग्रे, स्टोन ग्रे होता है। लाल किला पे मतलब बना होता है उस पर, ठीक है ना, स्टोन ग्रे होता है, ठीक है। फिर भारत में जीएसटी के कितने स्लैब हैं? तो भारत के जीएसटी के कितने? 4 स्लैब है ना। कितने स्लैब है? 4 स्लैब है। अब जो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी क्या? जीएसटी ना। टैक्स स्लैब है चार, 4 स्लैब है। कौन कौन? 0%, 5%, 28% काट दिया गया, 12% भी हट गया, 28% भी कट गया है। और अब 18%, अब 40% हो गया है। तो गाइज हमारा क्या है? 4 स्लैब होते हैं। 4 स्लैब बोलते हैं इसको। 0%, 5%, 18% और 40%। अभी तक गाइज हम जो है कि आज तक 11वां मेरा है, 11वां लगभग सेट है ये मेरा। 11वां सेट में ये प्रश्न आज आया है, अभी तक आया, आज पहला। तो सोचो कि 11 मतलब सोचो कि 11 मैं मतलब कि 10 मैं करा चुका हूँ। तो 10 का 100 में मल्टीप्लाई करो तो लगभग में कितना हो जाएगा? 1000। 1000 प्रश्न हो जाएगा ना। 1000 प्रश्न करवा चुके हम, लेकिन हमें अभी तक ये आया, अभी तक नहीं आया था। तो हमारा 0%, आप 5%, 18%, 40%, ठीक है ना। फिर क्या है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में इसको मतलब कि मतलब विलय करके एसबीआई बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। स्थापना कब हुई थी एसबीआई की? 1 जुलाई 1955 में। कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में। कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में ना। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना। एसबीआई का हाईकोर्ट का मुंबई में। मतलब उसके बाद क्या है कि चिल्ला श्रीनिवास व्यानुसु शेट्टी सबसे बड़ा। क्या है कि यही शायद इसके मतलब क्या है कि अध्यक्ष होंगे चिल्ला श्रीनिवास शेट्टी एसबीआई के वर्तमान में। फिर क्या है? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हमारा ना गेहूं पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? गेहूं पर पड़ता है ना। तो हरित क्रांति के जनक हमारा कौन है? स्वामीनाथन है ना। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? और नार्मोज बोरलांग है ना। तो हमारा क्या है कि स्वामीनाथन है। और उसके बाद क्या है कि स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न दिया गया था ना। तो हमारा गेहूं हरित क्रांति कब आई थी? मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1966 से 6-7 में आई थी। तो उसके बाद 3 साल के गैप हो गए, फिर चौथी पंचवर्षना आई थी ना। तो हमारा कौन सा कि इसको बोलते हैं कि HY भी बीज भी बोलते हैं इसको। तो तीसरी पंचवर्षना के समय हमारी क्या हुई थी कि हरित क्रांति, ठीक है ना।
नेक्स्ट पर देखते हैं गाइज कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? तो आर्टिकल 32 को संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और अथु कहा है। और उसके बाद आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 16 रहता है तो लोक नियोजन का अधिकार। उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 21 में क्या है कि मतलब कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में हमारा क्या है कि शोषण के विरुद्ध नहीं, संवैधानिक नहीं यार, आर्टिकल 31 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21 है। फिर क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया है? तो हमारा मौलिक कर्तव्य की बात किया तो हमारा रूस से लिया गया। कहाँ से? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से, अब मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। अधिकार हमें चाहिए अमेरिका, अमेरिका अधिकार देगा। हमारा कर्तव्य है हमारा रूस, रूस हमारा कर्तव्य लेके अधिकार अमेरिका देगा। ठीक है। डीएसपी हमारा, डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। फिर क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है ना, तो विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है ना। अब सबसे बड़ी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी। कौन है? अमेजन नदी ना। हाँ, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, विक्टोरिया झील में है, भूमध्य सागर में स्थित तो नील नदी हो गई। ठीक है। फिर नेक्स्ट गाइस प्रश्न क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी ना, अभी नई राजधानी बनी जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कौन थी? पुरानी तो थी कैंडी थी, अभी नई बनी है श्री मतलब जयवर्धनेपुरे कोट्टे। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ठीक है ना। मुद्रा क्या है? रुपया है ना। भाषा क्या है? सियली है। सियली क्या है? श्रीलंका की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं guys, कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है गाइज। फिर नेक्स्ट पर देखिए क्या करें। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के गठन के लिए न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के गठन के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आर्टिकल 45 में बात की गई तो न्यूनतम संख्या 5 होती है। कितनी होती है न्यूनतम संख्या? तो न्यूनतम संख्या हमारी कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है। फिर क्या है गाइस कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है? अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अनुच्छेद 76 होता है। कौन होता है? अनुच्छेद 76 होता है। अब 72 में क्या होता है? राष्ट्रपाल के क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का है अनुच्छेद 72 में का है। 78 में हमारा क्या है? पीएम, राष्ट्रपति मतलब पीएम जो है राष्ट्रपति को सूचना देगा ना। और ये हमारा क्या राज्यसभा है मतलब 80 में है। ठीक है। तो हमारे क्या महान्यायाधीश वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। तो वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है? आर वेंकट रमणी। तो वर्तमान में महान्यायाधीश कौन है? आर वेंकट रमणी है ना। राष्ट्रपति द्वारा मतलब संघ सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है। फिर कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन मतलब इलेक्शन से संबंधित है? तो कौन सा भाग इलेक्शन से? तो भाग 15, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 339 तक आता है। तो भाग 15 हमारा किससे संबंधित है? हमारा निर्वाचन से संबंधित है ना। भाग 10 का है SC ST क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। भाग 14 क्या? हमारा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए गाइस क्या करें कि मौलिक अधिकार में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों के लिए समझा, तो गैर नागरिकों मतलब क्या है? नॉन सिटीजन मतलब अपने मतलब भारतीयों के लिए, मतलब कुल मिलाकर वो भारतीयों के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए भी है और अदर के लिए है। आज जैसे कि मेन अपना जो कि जैसे कि जो अपना कुछ अधिकार, कुछ ऐसा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों के लिए है, उसको हटा के है। तो केवल भारतीयों के लिए कौन से आप लोग को पहले बता चुके थे कि 15, 16 और उसके बाद 19, 29, शायद यही था ना, 19, 29 फिर 30। तो ये 5 क्या केवल भारतीयों के लिए प्रयोग किया जाता है? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30 ना। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा 15 हो गया,
उसके बाद 16 भी हो गया, फिर 19 भी हो गया, 29 रहता तो भी हमारा 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है 21 में है। भाषण भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है। रोजगार के अवसर की क्षमता 16 में है। 14 में भेदभाव का निषेध, SC ST का के कार्य पर कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी बात की गई है ना। जन्म मूल अधिकार पे कोई भेदभाव की बात, तो हमारा आर्टिकल 21 हो जाएगा, क्योंकि केवल भारतीय गैर का नागरिक की बात बोला ना, केवल भारतीयों के लिए प्रकार थे 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है ना गाइज। फिर क्या है नेक्स्ट प्रश्न, कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है जब स्पीकर और उप स्पीकर दोनों का पद रिक्त होता है। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है जब स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब कि उप स्पीकर दोनों का पद क्या होता है कि रिक्त होता है। तो उसमें सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। कौन होता है? सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए क्या करा है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? क्या कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, तो भारतीय संविधान के किस राज्य में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा निहित है? तो हमारा DPSP। देखिए गाइज, कल्याणकारी राज्य जब भी आएगा ना तो हमारा DPSP हम लोग मार देंगे, ठीक है, आप लोग याद रखिए। कल्याणकारी राज्य की जब भी बात आएगी ना तो हमारा क्या हो जाएगा? DPSP। क्या हो जाएगा? DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारा क्या हो जाएगा? जब भी कल्याणकारी की बात आएगी तो हम क्या जाएंगे? DPSP क्या करेंगे? मार देंगे। भाग 4 में है आर्टिकल 36 से 51 तक, हमारा आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना हमारा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारा रूस से लिया गया। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है ना। मौलिक कर्तव्य देखो रूस से लिया गया है 42वें संविधान 1976 के द्वारा। भाग 4 क में है, और उसके बाद क्या 300 मतलब आर्टिकल 51A में कर दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट गाइस प्रश्न क्या करा है, किस समिति ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? किस समिति ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC, मोरारजी देसाई के समय, ठीक है ना। फिर गाइस देखिए क्या है, कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस क्रांति के आदर्श से प्रतीत है? बंधुता जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, किस क्रांति के आदर्श से संबंधित है? तो हमारा फ्रांसीसी क्रांति से है। किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से है, ठीक है गाइज। तो हमारा किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से है ना। फिर कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं है? तो किस राज्य में विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं? तो मेघालय राज्य है, ठीक है, मेघालय राज्य में विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं है। फिर गाइस देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पुनः सत्र में आने के बाद अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है यदि उन्हें अनुमोदित न किया जाए? तो 6 सप्ताह तक। कितने हो सकता है? 6 सप्ताह तक। फिर क्या कहा कि राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर कहा था कि प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका का मुख्य रूप किससे संबंधित है? तो देखो पहले तो यही पूछेगा कि मेगास्थनीज किसको इंडिका कौन लिखा? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ना, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो इस किससे संबंधित है इंडिका? हमारा मौर्य काल प्रशासन और समाज, मौर्य काल प्रशासन और समाज से, ठीक है। फिर दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सैनिकों के लिए दान, घोड़े को दागने को और चेहरा मतलब सैनिकों का विस्तृत विवरण की प्रणाली, घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। तो घोड़े दागने की प्रथा किस मुगल शासक ने सैनिक मतलब शुरू किया था? तो घोड़े दागने की प्रथा ना हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है ना। फिर कहा है
कि प्रसिद्ध ग्रीन वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो हमारा आनंद मठ। कौन है? वंदे मातरम हमारा आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास से सम्मिलित है। ठीक है ना। पहली बार में 1946 में कलकत्ता अधिवेशन में मतलब इसको वंदे मातरम को आते गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कब मनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर संथाली विद्रोह पर आधारित है। किस पे है? संथाली लिखना चाहिए कि संचाची विद्रोह पर आधारित है, पता नहीं क्या लिखे हैं सर। नेक्स्ट गाइस देखिए क्या है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगाम अधिवेशन, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था 1924 में, ठीक है ना। फिर क्या है कि त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ना। उसके बाद क्या है कि त्यागपत्र दे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्व स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल मौलिक अधिकारी कराची अधिवेशन के सरदार पटेल थे, ठीक है ना। फिर क्या करा गाइज कि आज़ाद हिंद फौज INA के गठन से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस 1945 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में की है, ठीक है ना। फिर कहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान हमारा ना फयान हमारे देखो वेनसांग रहता तो हर्षवर्धन गया। तो फयान हमारा था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के और चंद्रगुप्त मौर्य मेगस्थनीज आया था, इंडिका लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन आया था? फयान आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया था, ठीक है ना। हमें इस बात को पूरा याद रखना, बार बार पूछता है पेपर में। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा और अफजल शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल था? तो लोथल था। मतलब कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो लोथल था। कौन था? लोथल। फिर कहा किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर को समाप्त कर दिया था कौन? अकबर। कौन? अकबर। पूरी तरह से जजिया कर को कितने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसी को बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है ना। तो हमारा मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ना। फिर का अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा अब मतलब कि देखिएगा ये प्रश्न बार बार टकरा रहा है, ठीक है। आज तक 3 क्लास करवा रहे हैं, तीनों में आया, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन? 10 डिग्री चैनल हमारा क्या है कि है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, जो कि हमारे पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि? पाक जल संधि है, ठीक है ना। फिर कहा है कि नदी के विसर्पण के कारण बनने वाली चापाकार झील या गोमुख झील भारत के किस मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलते हैं। तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र में हमारी क्या पाई जाती है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र में हमारा पाया जाता है, ठीक है ना। कौन? गोमुख झील। फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। महाराष्ट्र क्या है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। भारत में गोंडवाना चट्टान प्रणाली में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो भारत में गोंडवाना चट्टान प्रणाली में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो हमारा कौन है? कोयला है। तो भारत एक गोंडवाना लैंड का भाग है ना। तो गोंडवाना लैंड में कौन सा? कोयला, ठीक है।
फिर भारत के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली है। अरावली है। क्या है? अरावली है। तो अरावली ए जी बोलते हैं ना, आर जी विक्रमजीत बोले ना, ए जी। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ए जी, मतलब गुरु शिखर। तो ए जी बोले, आर जी विक्रमजीत, तो ए जी क्या हो जाएगा हमारा? उतार जी होता है, ए जी हमारा हो जाएगा गुरु शिखर हो जाएगा ना, 1722 मीटर। फिर कहा है कि केरल और कर्नाटक में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, जो आम की खेती के लिए लाभदायक है? तो क्या कहा जाता है? मानसून से होने वाली जो आम की खेती के लिए, तो आम्र वर्षा। आम की खेती के लिए वरदायक है, तो आम्र वर्षा होगी। क्या होगी? आम्र वर्षा। ठीक है ना। फिर कहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। कौन है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है। तो उसके बाद क्या है कि अम, पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है ना। भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन, जिसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य क्या है, जिसे कि सोया प्रदेश भी कहा जाता है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? एमपी, मध्य प्रदेश है। ठीक है। फिर कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है हमारा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है ना। फिर भूगोल में समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहा जाता है? तो गियोट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुयोट कहते हैं। तो भूगोल में समतल शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? गियोट कहते हैं। ठीक है। फेमा पहले क्या था? फेरा ना, फेरा था ना, अब क्या हो गया? फेमा हो गया। तो फेमा क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका मोटो क्या है? इसका उद्देश्य क्या है ना, कि विदेशी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना। क्या है? विदेशी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना। फिर क्या है कि गाइस, मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्राथमिक विषय क्या है? कुल मिला के मिश्रित अर्थव्यवस्था व्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ना, वो क्या है? जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो क्या होती है? सार्वजनिक मतलब सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों जहाँ शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निजी अवस्था, मतलब कि मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है। फिर क्या? रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसे ऋण प्रदान करता है? तो वाणिज्य बैंकों को। तो रेपो रेट वो दर होता है जिसपे आरबीआई क्या, तो वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। अब वही अगर वाणिज्य बैंक आरबीआई को पैसा उधार देगा तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो रेपो रेट क्या होता है? जिसपे आरबीआई क्या कहता है कि वाणिज्य बैंकों को होता है कॉमर्शियल, वाणिज्य बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है। ठीक है ना। फिर गाइस नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रछन्न बेरोजगारी, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादन शून्य हो जाए। देखो प्रछन्न मतलब क्या, कि प्रछन्न बेरोजगारी मतलब कि अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। अदृश्य बेरोजगारी मतलब कि जो बेरोजगारी दिखाई न दे। तो अब गाइस ये प्रश्न बार बार पूछता है तो हम लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं, लेकिन इसको आज हम लोग क्या करते हैं? फाइनल एंड द एंड करते हैं। ठीक है। इसको समझ के देखिए, प्रछन्न बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी मतलब इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है? जीरो, मतलब जीरो, मतलब समझो कि प्रछन्न बेरोजगारी मतलब कुछ नहीं है, जीरो है। तो जब श्रमिकों की सीमा का उत्पादन शून्य हो जाए ना, जब श्रमिकों की जो जो श्रमिक है हमारे, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादन शून्य हो जाए तो हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। क्या होती है? प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी होती है। ठीक है गाइज। फिर क्या है? पूंजी पूंजी बाजार को विनिमय करने के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार होती है? देखो पूंजी बाजार का है, या तो शेयर मार्केट का है, या तो शेयर बाजार का है, तो हमारा सेबी होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही तो होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर बाजार होते हैं। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिंग कांड पांडे, तुहिंग
कांड पांडे हैं, ठीक है ना। तो हमारा पूंजी बाजार का चाहे शेयर मार्केट का है हमारा, तो कौन है हमारा, हमारा सेबी है। आरबीआई क्या है, बैंकों द्वारा बाजार, मतलब कि बैंकों का है, बैंकों के लेन देन आरबीआई के द्वारा। बीमा कंपनी आरडीआई होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न गाइस क्या दिया है कि भारत में राजकोषीय नीति जिसको फिस्कल पॉलिसी का प्रमुख कौन होता है। तो भारत में राजकोषीय नीति का प्रमुख कौन होता है, तो भारत में राजकोषीय नीति का प्रमुख कौन होता है, वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय। कौन होता है, वित्त मंत्रालय, ठीक है। वर्तमान में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री कौन है हमारी, वित्त मंत्री वर्तमान में सीतारमण है, ठीक है ना। फिर क्या है, भारत देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो देखो कुल मिला के ना 18% प्राथमिक का है और 29% हमारा क्या द्वितीयक का है, और सबसे ज़्यादा लगभग में 53% हमारा किसका, तृतीयक का है। तो हमारे भारतीय जो जीडीपी में है सबसे अधिक, सबसे सर्वाधिक योगदान किसका है हमारा, तो जीडीपी में सबसे सर्वाधिक योगदान हमारा किसका है, तो तृतीयक क्षेत्र में है। किसका है, टेरिटरी सेक्टर में, तृतीयक क्षेत्र में है, ठीक है। फिर गैर निष्पादित पीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति पीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता क्या है, एनपीए होता है, सॉरी गाइस पीएनए कहते हैं, एनपीए होता है, इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं, ठीक है ना। फिर कौन सा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट की बात नहीं किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट कर की बात किया है। तो हमारा जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब बोलते उत्पाद शुल्क क्या हमारा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। सीमा शुल्क इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमारा निगम कर जो होता है जिस पे कर लगता है, जिस पे लगता है उसी से लिया जाता है, ठीक है ना, जिस पे लगता है उसी से लिया जाता है। तो हमारा क्या होता है, कारपोरेट टैक्स होता है, निगम कर होता है। तो हमारा क्या डायरेक्ट टैक्स है, क्या डायरेक्ट टैक्स। फिर क्या होता है कि जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपग्रह में अपनी हिस्सेदारी या शेयर बेचती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपग्रह में अपनी हिस्सेदारी शेयर बेचती है तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा किस बल के कारण बनाई जाती है। देखो क्या कहा है गाइस कि सूर्य जो हमारे सूर्य है ना, देखो सूर्य के चारों ओर ना, सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षा किस बल के कारण बनाए रखी जाती है। तो अभी केंद्रीय बल होता है, क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब केंद्रीय नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल नहीं होता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल क्या हो जाएगा बाहर की तरफ ना, अंदर की तरफ ना, वो क्या होता है ग्रह जो मंदिर लगता है अंदर की तरफ लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा, ठीक है ना। तो हमारा नाभिकीय सूर्य पे क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन नहीं होता हमारा, तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य पे, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछता है। देखो बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग हमारा किसके कमी से होता है, विटामिन डी से। विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्विक होता है, विटामिन डी से हमारा क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है ना। फिर देखो सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। देखो सोना 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 क्या है ना, सोना क्या है कि मतलब कि अगर देखो सोना तो कोई मतलब कि सोना चांदी, चांदी में क्या जैसे कि कोई चांदी दे रहा हो तो ए जी चांदी। तो चांदी का ए जी होगा तो सोना का ए ही हो जाएगा। आर आर्नी आर्नियम बोलते हैं कि अर्जेंटीनम बोलते हैं, वो तो चांदी का अर्जेंटीनम बोलते हैं। इसका आरियम बोलते हैं शायद ए यू का। तो सोने का क्या हो जाएगा, ए यू का हो जाएगा, सोने का यू, चांदी का क्या हो जाएगा ए जी। चांदी महिला बदले चांदी का ए जी और सोने का ए यू, ठीक है। तो उनकी का सोडियम का एन, लोहा का एफ ई, ठीक है। मानव आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें आँख के रंग का कोई निर्धारित करने वाला वर्णक होता है। तो देखो मानव आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें आँख के रंग को निर्धारित करने वाला वर्णक होता है। तो कौन होता है, आयरिस। क्या होता है, परितारिका होता है, इरिस जिसको बोलते हैं आयरिस, ठीक है ना। फिर दाब की ईसाई ईसाई यूनिट क्या होता है। तो दाब का क्या होता है हमारा, पास्कल होता है। जूल का क्या होता है, कार्य होता है। न्यूटन का बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना। दाब का पास्कल होता है।
विद्युत बल्ब के फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उनमें कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन। तो हमारा क्या होता है? आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है ना। फिर देखो क्या डायनेमो या विद्युत जनरेटर का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा? तो विद्युत प्रेरण सिद्धांत पे। क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो हमारा डायनेमो जो होता है विद्युत जनरेटर का सिद्धांत किस पे कार्य करता है हमारा? तो ये करता है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फैराडे का विद्युत अपघटन नहीं होगा। डायनेमो हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है ना। फिर क्या है? मानव का रक्तचाप मापने के लिए किस उपयोग का? स्फिग्नोमीटर। क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ना रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। फिर क्या क्या है कि गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। तो गुर्दे की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। लास्ट प्रश्न गाइज क्या करा है हमारा कि देवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है हमारा? प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो गाइज यहाँ पे फाइनली गाइज हम 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या चुके? ये भी हमारा क्लास कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, आगे कल देखेंगे। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।